जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के उस रूप में हम लोग लेके आए थे जहां पर नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा फाइंड आउट किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उससे थोड़ा सा अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जब YDSE को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए, व्हेन YDSE इज प्लेस्ड इन अ मीडियम। तो आइए करते हैं इसको बात थोड़े और ढंग से बातें करेंगे इस पर हम लोग। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, और इस PST में हम लोग खास करके डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन YDSE is performed in a medium, जब YDSE को बच्चों किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा। आइए इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे बच्चों, कई डिफरेंट केसेज लेके डिफरेंट बातें करेंगे। मेरे बच्चे इसको बहुत ही अच्छे से समझना, आप लोग बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। नन्हे मुन्ने जितने ज्यादा स्ट्रांग रखोगे कॉन्सेप्ट, उतने ही ज्यादा आपसे प्रॉब्लम आसानी से बनती चले जाएंगे। और जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत होगी, आप याद रखिएगा, उतने ही डॉट्स राइज करेंगे। एक अच्छा बच्चा जो होता है बच्चों, उसको डॉट्स नहीं होते। जो बात मैं कह रहा हूं उसको आप ढंग से सुनिए। एक अच्छा बच्चा वही होता है जिसको पूरे चैप्टर में 1-2 डॉट्स होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास 50 डॉट्स हो गए, 60 डॉट्स हो गए, वो अच्छा बच्चा नहीं है। बिल्कुल अच्छा बच्चा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उस बच्चे को कॉन्सेप्ट की कमी है। अगर 50-60 डॉट्स एक टॉपिक में हो रहे हैं तो बच्चे आप मानो, यकीन करो कि आपको सब्जेक्ट की दिक्कत है, आपको कॉन्सेप्ट की दिक्कत है। और मैं ऐसे बच्चे को जरूर सजेस्ट करूंगा कि वो कंटेंट पर ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम तो खुद बनते चले जाएंगे। तो चलिए मैं टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, हमें उम्मीद है बहुत अच्छे से एंजॉय करके आप पढ़ोगे। तो चलिए, हम लोगों ने बात किया था कि YDSE को आज मैं किसी मीडियम में प्लेस कर दूंगा। नन्हे मुन्ने जरा ध्यान से देखिएगा, यही YDSE है। ये जनाब S1 और ये स्लिट S2, ये सेंट्रल लाइन, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, और यहां पर सोर्स है। बच्चों हमने क्या किया था, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने, अच्छा ये बात तो आपको पता है ये D है, कैपिटल D है, और बच्चों ये भी आपको पता है ये स्मॉल d है। लेकिन आज मैंने खेल खेला है, आपको समझना पड़ेगा उस खेल को। बच्चों मैंने इसको किसी मीडियम में डुबो दिया है। अरे वाह सर जी, आपने तो कमाल कर दिया सर जी, मन की बातें छीन लिया सर जी। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर मीडियम आएगा तो क्या करेंगे। तो मैं कहता हूं कि इसके बीच में कोई मीडियम प्लेस किया गया है, और मान लीजिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ0। यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू दिया है मैंने μ0, कैप्टन माइंड μ0। और आज मैं फिर से देखना चाहता हूं, मैं फिर से देखना चाहूंगा कि फ्रिंज कैसे बने हैं, कहां बने हैं। बिल्कुल आप ऐसे बात करोगे बच्चों, बात आप ऐसे करोगे, आप ऐसे बात करोगे कि यहां पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस y का वैल्यू क्या है। हम जानना चाह रहे हैं कि इस y का वैल्यू क्या है। यहां पर इस इतने डिस्टेंस पर मैक्सिमा भी बन सकते हैं और इतने ही डिस्टेंस पर मिनिमा भी बन सकते हैं, मे बी डिपेंड ऑन द पार्ट डिफरेंस, डिपेंड ऑन द फेज डिफरेंस। तो बच्चों मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं आज टॉपिक का। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन करो, याद रखना, कुछ मत सोचो,
सबसे पहले पार्ट डिफरेंस निकाल दो। एक बार आपका पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, यकीन मानो आप कुछ भी कर सकते हो। y निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, इंटेंसिटी निकाल सकते हो, और चाहिए क्या? अरे और क्या चाहिए आपको? जरा मत सोचो। देखो, तो हमें सबसे पहले पार्ट डिफरेंस पे जाना होगा। आइए पार्ट डिफरेंस बताते हैं। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट। तो यहां क्या लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ? 1 टाइम्स SS2। यहां क्या है ऑप्टिकल, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू नॉट। तो यहां का ऑप्टिकल पाथ क्या लिखेंगे? म्यू नॉट टाइम्स S2P। ओके, नन्हे मुन्ने समझ में आ रहा है आपको? म्यू नॉट टाइम्स S2P इज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ दिस वन, माइनस 1 टाइम्स SS1 प्लस म्यू नॉट टाइम्स S1P, and this is the optical path of the second wave। बच्चों, मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए था, मुझे OPD चाहिए था, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस चाहिए था। अभी निकालता हूं, जरा बताइए डेल्टा एक्स क्या हो रहा है बच्चों? SS2 माइनस SS1 प्लस म्यू नॉट टाइम्स S2P माइनस S1P। जनाब जरा सोचिए नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे, ये SS2 और SS1 तो गया। क्यों गया? क्योंकि ये सोर्स सेंट्रल लाइन पर बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं बच्चों S2P माइनस S1P। हम बात करेंगे S2P माइनस S1P। जैसे कि आप जानते हो कि S2P माइनस S1P होता था, ये तो नया वाला पार्ट डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे S2P माइनस S1P। ये S2P माइनस S1P को हम या तो लिखेंगे y d बाई डी, या तो लिखेंगे y d बाई डी, या एक बच्चा मुझे ये भी कह सकता है कि सर जी अगर एंगल बड़ा है, अगर एंगल बड़ा है तो इस केस में ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स d साइन थीटा। जरा बोलिए बच्चों, क्या आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत हो, होना पड़ेगा आपको। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था इस बात को, मानिए आप इस बात को। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स y d बाई डी, और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स d साइन थीटा। तो ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है? जब एंगल बड़ा हो तो ये यूज करना है, और एंगल छोटा है तो आपको ये यूज करना होगा। जरा समझिए बच्चों, फोर मैक्सिमा क्या डेल्टा एक्स को लिखूंगा प्लस माइनस एन लैम्डा, और प्लस माइनस एन लैम्डा बराबर जरूर आप कहोगे म्यू नॉट टाइम्स y d बाई डी। तो जरा बच्चों आप बताइए मुझे, इस y का वैल्यू क्या आया? 1 बाय म्यू नॉट टाइम्स प्लस माइनस एन लैम्डा डी बाई डी। म्यू नॉट 1 बाय म्यू नॉट टाइम्स प्लस माइनस एन लैम्डा डी बाई डी। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आप थोड़े से ईमानदार रहोगे तो यहां फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों जरा समझिए, अगर ये मीडियम नहीं होता था, अगर यहां पर कोई मीडियम नहीं होता था, तो उस केस में y का वैल्यू क्या होता था? प्लस माइनस एन लैम्डा डी बाई डी, 4 मैक्सिमा। लेकिन मीडियम आते ही ये क्या हो गया? 1 बाय म्यू टाइम्स प्लस माइनस एन लैम्डा डी बाई डी। बोलिए ना बच्चों, तो जरूर आप कहोगे कि किसी मीडियम में डुबोने के बाद, किसी मीडियम में डुबोने के बाद बच्चों, किसी मीडियम में डुबोने के बाद
जो मेरा y का वैल्यू हो जाएगा वो 1/μ टाइम्स हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ूंगा। कई सारे मुद्दे पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं इस पे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आप देखो बच्चों, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा बात आपको और समझाऊं। यहां पर देखिए y का वैल्यू क्या है, 1/μ टाइम्स प्लस माइनस n लैम्डा dy/d। इसका क्या मतलब है कि यहां पर हम कहेंगे y बराबर 1/μ टाइम्स n बीटा, बिकॉज बीटा इज लैम्डा dy/d। तो याद रखिए कई बार इस फॉर्मेट की भी हमें जरूरत पड़ जाती है। अब बच्चों मैं यहां पर थोड़े से कॉन्सेप्ट को और स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूं। अगर मैं बात मिनिमा का करता तो यहां पर डेल्टा एक्स का वैल्यू होता 2n-1 λ/2 बच्चों। तो आइए हम बात कर लें, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करें बच्चों, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। मान लीजिए इसी वाले सिचुएशन में यहां तो मैंने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहने दिया, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार यहां भी कोई मीडियम को प्लेस कर दिया जाए। मान लीजिए यहां पर भी कोई मीडियम है, मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, आप समझिए यहां पर भी कोई मीडियम को मैंने प्लेस कर दिया है। आज यहां पर मीडियम मैंने प्लेस किया था μ0 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ। अब दोनों जगह पे मीडियम है, आप समझिए इस बात को, इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और बच्चों मैंने फिर से पूछा कि मैक्सिमा का लोकेशन बताइए, तो आप क्या करोगे? मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, आप ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाल दीजिए, बात खत्म, जो होगा देख लेंगे। तो बताइए इसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होने वाला है? यहां पर देखेंगे तो इसका ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा μ टाइम्स SS2 और यहां पर हम बात करेंगे तो हो जाएगा μ0 टाइम्स S2P। ये तो इसका ऑप्टिकल पाथ है, लेकिन जब मैं इसका ऑप्टिकल पाथ बात करूंगा तो जरूर कहूंगा कि μ टाइम्स SS1 और इसका क्या हो जाएगा μ0 टाइम्स S1P। तो बच्चों जरा समझिएगा ध्यान से, मैं जरूर कहूंगा कि मेरा जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा μ टाइम्स SS2 माइनस SS1 और ये हो जाएगा μ0 टाइम्स S2P माइनस S1P। ये तो बहुत अच्छा खेल समझ में आया बच्चों कि SS2 और SS1 तो चला ही गया। तो मैं जरूर कहूंगा बच्चों कि ये तो पिछले वाला केस हो गया कि डेल्टा एक्स का वैल्यू हो चुका है μ0 टाइम्स S2P माइनस S1P और जैसे कि आप जानते हो कि S2P माइनस S1P होता था YD/D। तो मैं जरूर कहूंगा कि डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा μ0 टाइम्स YD/D। ये तो बिल्कुल पुराना वाला केस हो गया और हम बिल्कुल कहेंगे उसी तरीके से कि y बराबर 1/μ0 टाइम्स प्लस माइनस n लैम्डा dy/d। तो मेरे बच्चे आपको समझ में आ रहा है हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगर मीडियम आता है तो मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाल लूंगा। एक बार मेरा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकल जाए तो मैं फेज डिफरेंस निकाल लूंगा और मेरा फेज डिफरेंस भी निकल जाएगा तो मैं जो भी कुछ करने के लिए बोला जाएगा, इंटेंसिटी वगैरह पूछेगा तो मैं बड़ी आसानी से कह दूंगा। अब आप ही देखो ना, मेरा पाथ डिफरेंस आ चुका था, तो अगर मैं पूछता कि इस पॉइंट P पर फेज डिफरेंस कितना है, मैं ये भी तो आपसे पूछ सकता था कि इस P पॉइंट का फेज डिफरेंस क्या है दोनों वेव्स के बीच में। तो कोई दिक्कत नहीं जी, फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कितना आया है μ0 टाइम्स YD/D। तो बड़ी खूबसूरती से आपने कह दिया कि इस P पॉइंट पर जो फेज का डिफरेंस है वो यही है। और एक बार यार फेज डिफरेंस आ जाए तो क्या मैं इंटेंसिटी नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूं।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ने चाहता हूं। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर में। अब जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए आपने नोट कर लिया है, मैं इसको इरेज कर दूं। तो चलिए मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। मैंने सेलेक्ट किया था नीट 2017 के क्वेश्चन। 2017 में देखिए कितना बेसिक लेवल पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि YDSC इज परफॉर्म्ड इन एयर देन इन अ मीडियम, कि YDSC को पहले एयर में परफॉर्म किया गया और उसके बाद किसी मीडियम में परफॉर्म किया गया। और हमने देखा कि इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन अ मीडियम लाइज, कि 8वां मैक्सिमा किसी मीडियम में जहां पर लाई कर रहा है वहां पर 5वां डार्क फ्रिंज बन रहा था। मतलब एयर में जहां पर 5th मिनिमा बन रहा था वहीं पर मीडियम में 8th मैक्सिमा बन रहा है। तो बताइए उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है कि मैं कहता हूं कि इस जगह पे जगह देखिएगा, इस जगह पे 5वां 5th मिनिमा लाई कर रहा था एयर में, उसी जगह पे 8th मैक्सिमा लाई किया है किसी मीडियम में। तो मैंने कहा कि बताइए इस म्यू का वैल्यू क्या है। तो देखिए एक बात समझिएगा, इस y का वैल्यू तो सेम ही होगा ना, चाहे कुछ भी बोल लो। तो मैंने कहा कि जहां पर 5वां मिनिमा लाई कर रहा है एयर में, वहां पर 8वां मैक्सिमा लाई कर रहा है किसी मीडियम में। तो मैंने कहा कि इस म्यू का वैल्यू क्या है। तब आप क्या बोलोगे कि y1 इक्वल टू y2 बच्चों। तो 5वां मिनिमा लाई कर रहा है, इसका मतलब 2n-1 लैम्डा dy/2d इस एयर की बात कर रहा हूं। और वहां पर मैं अब कहूंगा 1/μ टाइम्स ±n लैम्डा dy/d। अब आप देखो यहां पर बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि 5वां मिनिमा लाई किया था एयर में जिस जगह पे, तो मैं कहूंगा 2 गुना 5 - 1 इंटू लैम्डा d/2d, लैम्डा d/2d इज इक्वल टू 1/μ टाइम्स 8वां मैक्सिमा लाई कर रहा है बच्चों, 8 लैम्डा dy/d। मुझे लगता है इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। लैम्डा डी कट जाएगा और ये डी से ये डी कट जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं यहां पर 2 5 10 1 9 9/2 इज 8/μ एंड म्यू इज 16/9, म्यू इज 16/9 एंड 16/9 इज लगभग, हम कह सकते हैं लगभग हो जाएगा 1.8, मतलब 1.78 बच्चों। क्या आपको समझ में आ रहा है कितना आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम पूछा था नीट वालों ने 2017 में। मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि YDSC is performed in air, YDSC is performed in air then in a medium other than air। वो मीडियम एयर नहीं है, अदर एयर के अलावा कोई है। और मुझे बोला गया कि जहां पर 8वां मैक्सिमा लाई कर रहा था मीडियम में, वहां पर 5वां मिनिमा लाई कर रहा है। जहां पर 8वां मैक्सिमा लाई कर रहा था मीडियम में, वहां पर 5वां मिनिमा लाई कर रहा है किसी एयर में। तो मुझसे पूछ रहा था कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो मैंने बड़ी स्पष्ट रूप में कहा कि यार y तो सेम ही है, कुछ भी बोलो y तो सेम ही है, मतलब इसके लिए भी y और इसके लिए y तो सेम ही होगा। और मैं कहूंगा y1 इक्वल टू y2, तो एयर में तो इतना होगा मिनिमा का फॉर्मूला, और मीडियम के केस में y का वैल्यू इतना होता, अभी हमने देखा था। तो कैसे करते आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, जल्दी से नोट करिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा शानदार प्रॉब्लम करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन YDSC द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा
and 10th maxima are 2 centimeter and 5 centimeter in air. तो जब मैं YDST को एयर में परफॉर्म कर रहा हूं, मैंने लिखना भूल गया, समझिएगा एयर की बात कर रहा हूं, जब मैं एयर में परफॉर्म कर रहा हूं तो इसका जो y कोऑर्डिनेट्स है सेंट्रल मैक्सिमा का y कोऑर्डिनेट्स, देखिए ये कोऑर्डिनेट अगर हम 0 0 बोले तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा यहां लाई किया है और जिसका कोऑर्डिनेट था 2 सेंटीमीटर 0,2 और 10th मैक्सिमा जो है वो 5 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा था। तो ये रहा 10th मैक्सिमा, ये 10th मैक्सिमा 0,5 पे लाई कर रहा था। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब मैंने इसको किसी मीडियम में प्लेस कर दिया होगा तो अब ये बताइए, और मीडियम कौन सा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अब ये सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन कहां चला गया, 10th मैक्सिमा का लोकेशन कहां चला गया। तो अब देखिए इसको कितने खूबसूरती से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा से, देखिए ये 2 सेंटीमीटर था और ये 5 सेंटीमीटर था। तो अब आप मुझे जवाब दोगे कि क्या ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर रह गया, क्या ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर रह गया है बच्चों। तो सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे 10th मैक्सिमा है, तो 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना बच्चों कि अगर मैं एयर की बात करूं तो 10th मैक्सिमा लाइज एट 3 सेंटीमीटर, मतलब 10 लैम्डा डी बाई डी इज 3 सेंटीमीटर, इसीलिए लैम्डा डी बाई डी इज नाउ 3/10। बिल्कुल परेशान नहीं हुए, मैं इसको पहला ही क्वेश्चन बोल देता हूं। अब जरा सोचिए कि अगर मैं इसको किसी मीडियम में प्लेस कर दूं, तो मीडियम में जैसे ही प्लेस करूंगा तो मैं आपको समझा रखा हूं कि 1/μ टाइम्स प्लस माइनस एन लैम्डा डी बाई डी। दीजिए जवाब दीजिए, किस मीडियम में आप प्लेस करना चाहते हैं। तो आपने कहा कि हमें ग्लास में पुट करना है इसको 1.5 वाले में, इसका मतलब 1y इक्वल टू म्यू 3/2 मतलब 2/3, और बात उठता है 10वां मैक्सिमा, तो 10 और लैम्डा डी बाई डी को मैं 3/10 लिख देता हूं। 10 से 10 चला गया और 3 से 3 चला गया, तो मैं कहूंगा कि 2 सेंटीमीटर पे 10वां मैक्सिमा अब बना है। और 2 सेंटीमीटर कहां से, यहां से। अरे 2 सेंटीमीटर कहां से, यहां से, मतलब ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर तो पहले से ही था। इसका मतलब जो 10th मैक्सिमा है, जो 10th मैक्सिमा है उसका लोकेशन 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज 2 सेंटीमीटर तो ये हुआ, सेंट्रल मैक्सिमा से 2 सेंटीमीटर पे बना है, और इस ओरिजिन से वो कितना डिस्टेंस पे होगा, ऑफ कोर्स 4 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि 10वां मैक्सिमा तो 4 सेंटीमीटर पे बना है। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दीजिए, वैसे ही, अरे एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है मार्केट में, यही वाला। और वैसे भी आप कहो कि सेंट्रल मैक्सिमा को क्या पे बदल दोगे तुम, वही रहेगा, नहीं अभी भी नहीं समझ में आया, तो वो तो 2 पे ही रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। तो आइए हम लोग अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के दौर में हम लोग एंट्री करेंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज करूंगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग फिर अब अगले पीएचटी के दौर में आ जाएं। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। मैं अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में आ रहा हूं और मैं इसमें आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हेन अ स्लैब is introduced, when a slab is introduced in front of one of the slit, जब
किसी स्लैब के सामने में किसी स्लिट के सामने में स्लैब को रख दिया जाए तो उसमें क्या कहानी बनेंगे। इससे पहले कि मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊं, मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिएगा, ये है और ये दोनों में थोड़े से डिफरेंस देखिएगा। मान लीजिए इसका थिकनेस टी है और ये भी थिकनेस टी है, बस अंतर क्या है कि यहां हवा है और यहां मीडियम म्यू है। एक वेव को इससे भी पास करना है और एक वेव को इससे भी पास करना है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1/t। अगर कोई लाइट वेव्स इससे पास कर रहा है, इतने डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा बच्चों, 1/t। और अगर कोई लाइट वेव्स इससे पास कर रहा है, थिकनेस t है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, इसका ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा μt। मेरे बच्चे बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। इसका ऑप्टिकल पाथ 1/t और इसका ऑप्टिकल पाथ μ/t। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक स्लैब के आने से कितना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, तो आपका जवाब होगा μt - t। तो मैं कहूंगा कि एक स्लैब के आने से μ - 1/t ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो जाएगा। और बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस म्यू के बदले में म्यू रिलेटिव लिखिए। अगर ये एयर में रखा हुआ है, डोंट वरी, μ/1। बट अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, μ/μ0 -1/t। तो चलिए, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है, मेरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर मैं इस YDAC में किसी भी स्लिट के सामने में एक स्लैब को रख दिया। मान लीजिए ये सोर्स S था और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था और थिकनेस t है। मैं एक बार फिर से जानने की कोशिश जरूर करूंगा कि इस केस में आखिर क्या फिनोमिनन हुआ है, कहां पर सेंट्रल मैक्सिमा लाई किया है और कहां मैक्सिमा लाई किया है बच्चों। तो मान लीजिए कि इतने डिस्टेंस पर कोई फ्रिंज बना है, मान लीजिए इतने डिस्टेंस पर कोई फ्रिंज बना था और मैं जानता हूं कि ये y डिस्टेंस पे कोई फ्रिंज बना होगा इस सेंटर से। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। मैं सबसे पहले वेव्स को ऐसे भेजूंगा, फिर ये ऐसे आएगा और देन ये ऐसे चला जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने आपको पिछले क्लास में भी डिस्कशन बार बार करवाया, आज भी मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बार बार समझाया एक ही बात कि यार कोई भी प्रॉब्लम करना है तो सबसे पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लीजिए ना। एक बार मेरा पार्ट डिफरेंस निकल जाए तो यार मैं तो पूरे खानदान इसका निकाल दूं, YDAC का। अरे बोलिए ना। तो मैं सबसे पहले फिर से पार्ट डिफरेंस निकालने की कोशिश करूंगा। तो आइए, पार्ट डिफरेंस जानते हैं इसका, तो चलिए पार्ट डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। देखिए, यहां तो एयर है, यहां भी एयर है इस बार, तो इसका ऑप्टिकल पाथ क्या लिखेंगे, SS2। और इसका ऑप्टिकल पाथ क्या लिखेंगे, S2P। इसका ऑप्टिकल पाथ क्या लिखेंगे, माइनस में SS1। इसका ऑप्टिकल पाथ क्या लिखेंगे, S1P। और एक्स्ट्रा पाथ क्या लिया है, μ - 1/t।
यही इसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा दोनों का। इसने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना लिया है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो बच्चों नन्हे मुन्ने मैंने ऐसे सोचा कि इसको सॉल्व कर दिया जाए। SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P माइनस में म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये मेरा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, ये मेरा पाथ डिफरेंस हो गया। अब मैं बात करूंगा कि भाई SS2 और SS1 तो कैंसल आउट हो गया। तो जरा सोचिए ना बच्चों, ये नया वाला पार्ट डिफरेंस है आपका डेल्टा एक्स टेस्ट बराबर S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए सारा खेल इसी पे आने वाला है। मैं इसी पे सारा खेल, जो भी खेल खेलूंगा मैं सब कुछ इसी पे खेलने जा रहा हूं। आप इसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि इफ पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मान लीजिए बच्चों कि जो P पॉइंट है, जो पॉइंट P है वो कोई मैक्सिमा का पॉइंट है। बच्चों आप ये भी बोल सकते थे, क्या इस बात की गारंटी है कि P पॉइंट मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा? नहीं, ये P पॉइंट मिनिमा का भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमने एजम्पशन कर लिया है कि जो पॉइंट P है वो मैक्सिमा का पॉइंट है। तो अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट है P, तो जरूर कहूंगा कि यहां का जो नया पार्ट डिफरेंस होगा वो प्लस माइनस एन लैम्डा जरूर होगा, जहां पर n का वैल्यू 0 1 2 3 4 जरूर होगा। अब देखिए ना, मेरा यही पार्ट डिफरेंस है। और जरा सोचिए बच्चों कि S2P माइनस S1P क्या होता था। अरे यार ये तो पुराना वाला पार्ट डिफरेंस था डेल्टा एक्स। मैं इसको इरेज करके यहां लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में थोड़े से और अच्छे से आ जाए। मैं सोच रहा था कि यार जो डेल्टा एक्स है, जो आपने डेल्टा एक्स निकाला है नया वाला, इसका वैल्यू निकाला है आपने S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब जरा समझा जाए, हमने कहा कि मान लीजिए पॉइंट P मैक्सिमा का पॉइंट है। मान लीजिए पॉइंट P मैक्सिमा का पॉइंट है। तो अगर P पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट होता तो जरूर मैं कहता कि इस डेल्टा एक्स के बदले में मैं लिखूंगा प्लस माइनस एन लैम्डा। और ये क्या होता था यार, पुराना वाला पार्ट डिफरेंस होता था। जब स्लैब वगैरह कुछ नहीं होता था तो उस केस में जो पार्ट डिफरेंस होता था वो S2P माइनस S1P होता था। और मैं कहूंगा कि ये पुराना वाला पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और आप जैसे कि जानते हो कि बच्चों ये जो डेल्टा एक्स है ये तो y/d है, या आप जानते हो ना, या तो इसको लिखोगे आप y/d, अगर एंगल बड़ा है तो d sin थीटा लिखोगे। बोलो माइनस क्या लिखोगे बच्चों, म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस। तो क्या मैं जरूर कहूंगा इस बात को कि y/d बराबर मैं लिखूंगा प्लस माइनस एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और मैंने कह दिया कि y का वैल्यू आ गया है प्लस माइनस एन लैम्डा d/d प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू d/d। अब आपको खुद समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, गंभीरता से देखना पड़ेगा। नन्हे मुन्ने जरा समझिए, जब स्लैब नहीं होता था तो इतने डिस्टेंस पर मैक्सिमा बनता था, और स्लैब के आते ही इतने डिस्टेंस पर मैक्सिमा बना था। मतलब जो nth मैक्सिमा है वो इतने डिस्टेंस पे जाके बना है, इतने डिस्टेंस पे।
और स्लैब नहीं होता था तो इतने डिस्टेंस पर मैक्सिमा बन रहा है। मतलब मेरे कहने का है, आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि पहले मैक्सिमा यहां बनता था, मान लीजिए यही सेंट्रल पॉइंट है, तो पहला मैक्सिमा, कोई मैक्सिमा जनरल nth मैक्सिमा यहां बनता था जब स्लैब नहीं रहता था, और स्लैब आते ही ये nth मैक्सिमा अब यहां बन गया। इसका मतलब क्या कहोगे कि यार शिफ्टिंग हुआ है, और कितना शिफ्टिंग हुआ है बच्चों? इतना शिफ्टिंग हुआ है। तो मैं पूछूंगा शिफ्टिंग कितना हुआ है, तो आपका जवाब होगा कि शिफ्टिंग का वैल्यू है म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, एंड दिस इज द शिफ्टिंग। तो बच्चों इतना शिफ्ट किया है, इतना शिफ्ट किया है, इसका यह मतलब हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं है। जब इतना शिफ्ट किया तो सेंट्रल मैक्सिमा ने इतना शिफ्ट किया है। सेंट्रल मैक्सिमा खिसक के यहां चला गया। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में आया है तो मैं कहूंगा सेंट्रल मैक्सिमा खिसक के नीचे आ गया। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव है, दिख भी रहा है पॉजिटिव जैसा, तो मैं क्या बोलूंगा कि सेंट्रल मैक्सिमा खिसक के यहां आ गया है। तो जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पर कोई और मैक्सिमा मिनिमा आ गया है नीचे से, ऐसे खिसक के। जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पर खिसक के कोई और मैक्सिमा मिनिमा आ गया है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा कहीं और चला गया है। कहां चला गया भाई? तो कहोगे इतना डिस्टेंस ऊपर खिसक गया। अब यहीं पर बात अगर मैं पूछता हूं आपसे कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, कितने फ्रिंज शिफ्ट करेंगे, तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट इज टोटल शिफ्ट डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। तो टोटल कितना शिफ्ट हुआ है बच्चों? डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई डी, और बीटा का वैल्यू लैम्डा डी बाई डी। तो हम कह सकते हैं कि इतना नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कर गया है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो बच्चों आप जरा समझने की कोशिश करो, हमने क्या बोला, हमने क्या पूछा कि कितने फ्रिंज शिफ्ट करेंगे, कितने फ्रिंज शिफ्ट करेंगे। तो आपका जवाब क्या हुआ? कितने फ्रिंज शिफ्ट करेंगे, तो आपका जवाब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट इज टोटल शिफ्ट कितना हुआ, और डिवाइडेड बाय एक फ्रिंज की चौड़ाई कितना हुआ। तो टोटल शिफ्ट को अगर मैं एक फ्रिंज की चौड़ाई से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट निकल जाएगा। बोलिए हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है समझ में? अब चलिए मैं थोड़े से और मॉडिफाई करना चाहता हूं। मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाह रहा था बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं इसको इरेज करके फटाफट आपको एक और कॉन्सेप्ट डील करता हूं यहीं पर, और आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं बार बार तो इन चीज़ों को नहीं समझाऊंगा, एक बार बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगले क्वेश्चंस में, अगले कॉन्सेप्ट में पूरी तरीके से क्लियर कर ही दूं कॉन्सेप्ट। तो चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लेते। तो चलिए बच्चों, तो जैसे कि आप जानते थे, मैं चाहता हूं कि ये वाला केस में आप बहुत अच्छे से सीख लो, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो और प्रॉब्लम आपसे आसानी से बनने लगे। तो चलिए मैं इसके लिए मैं क्या करता हूं कि फिर से स्लैब लाता हूं, और मैं सोच रहा था कि इस बार मैं यहां भी स्लैब लगा दूं और यहां भी स्लैब लगा दूं। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ध्यान दीजिएगा दोनों की थिकनेस सेम है। मेरा सोर्स यहां है, ये मेरा पहला स्लिट, ये मेरा दूसरा स्लिट। तो बच्चों हो क्या रहा है जरा समझिएगा। यहां से और यहां से, अब आप क्या बोलोगे कि ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है। मैं कुछ ऐसे कहानी बनाना चाह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा।
इस प्रकार से वेव इंटरफेयर किए होंगे। और बच्चों ये पॉइंट P है, ये तो आप जानते ही हो, कैपिटल D और ये स्मॉल d। तो अब जरा समझने की कोशिश करें, मुझे फिर से वही बातें करना है, बस इस बार अंतर क्या हुआ कि दोनों स्लैब के सामने में, दोनों स्लिट के सामने में मैंने स्लैब को फिट कर दिया है। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो नया पार्ट डिफरेंस होगा उसको ऐसे लिखा जाए, 1 टाइम्स SS2 प्लस S2P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T, μ2 माइनस 1 इंटू T, ये तो इसका ऑप्टिकल पाथ है, माइनस इसका ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा 1 टाइम्स SS1 प्लस इसका ऑप्टिकल पाथ S1P और इसका ऑप्टिकल पाथ μ1 माइनस 1 इंटू T। तो देखिए दोनों का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है ये। अंतर क्या था, पहले पिछले वाले केस में यहां पर एक स्लैब था और इस वाले केस में ऊपर भी स्लैब है, नीचे भी स्लैब है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना दोनों के लिए मैं ऐसे इक्वेशंस को लिख लूं। और सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है देखिएगा कि यहां पर थिकनेस दोनों का सेम दे रखा है, मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर यहां पर थिकनेस अलग अलग कर दिया जाए तो थोड़े से कैलकुलेशन वाइज थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि कैलकुलेशन थोड़े से चेंजेबल होंगे। तो मैं लिखूंगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज नाउ SS2 माइनस SS1 प्लस बच्चों S2P माइनस S1P। और आप क्या लिखोगे, प्लस μ2T माइनस T, μ1T प्लस T। मैं दोनों को सॉल्व कर देता हूं। देखिए यहीं पर मैंने बताया ना आपको कि अगर ये थिकनेस डिफरेंट रहेगा तो थोड़े कैलकुलेशन वाइज हम दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, थोड़ा कैलकुलेशन 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा और क्या। तो अच्छा एक बात बताइए, डेल्टा एक्स डैश का वैल्यू हमने इसको तो कैंसिल आउट कर दिया, इसको लिखा S2P माइनस S1P। और यहां पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस कॉमन ले लिया, μ1 माइनस μ2 इंटू T। मैं इसीलिए ऐसा माइनस कॉमन लिया क्योंकि मुझे इस तरफ इसको ले जाना था। ध्यान रखिएगा, आप भी ऐसे ही करना। अच्छा बच्चे मुझे एक बात समझाइएगा, ध्यान से समझाइएगा कि S2P माइनस S1P क्या होता था। अरे यार ये तो पुराना वाला पार्ट डिफरेंस होता था। तो मैं इसको डेल्टा एक्स लिखूंगा माइनस μ1 माइनस μ2 इंटू T, और ये नया वाला पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स डैश। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, YD/D माइनस μ1 माइनस μ2 इंटू T। और इस जगह पे अगर कोई मैक्सिमा बना है तो पार्ट डिफरेंस 100% प्लस माइनस L लैम्डा होगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यहां पर मैक्सिमा ही बनेगा, यहां पर मिनिमा भी बन सकता था। तो एक बात समझिए, मैं मैक्सिमा बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमा मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, मैक्सिमा से मुझे करने में आसानी रहेगा थोड़ा सा। तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि YD/D इज इक्वल टू प्लस माइनस L लैम्डा प्लस μ1 माइनस μ2 इंटू T। और नन्हे मुन्ने आप इसको आप ऐसे बोलोगे कि y इक्वल टू प्लस माइनस L लैम्डा D/D प्लस μ1 माइनस μ2 इंटू T D/D। तो इतने डिस्टेंस पे आपका nth मैक्सिमा बना था। आपको फिर से एक बार याद करवा दूं बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं ये बोलता कि स्लैब वगैरह कुछ भी नहीं होता तो सेंट्रल मैक्स तो मेरा nth मैक्सिमा कहां बनता, यहां बनता। लेकिन स्लैब के आते ही nth मैक्सिमा यहां बना था,
इसका मतलब यही तो शिफ्ट है। तो मैं क्या पूछना चाहूंगा यहां पर कि शिफ्ट कितना होगा। तो आपका जवाब होगा कि इस बार जो शिफ्ट हो जाएगा वो होगा डी इंटू म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू टी बाई डी। तो क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और यहीं पर मैं पूछता कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, मैं अगर यहां पर दोबारा ये बात पूछ लेता आपसे तो परेशान नहीं होना था। अगर मैं आपसे ये पूछता कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट में क्या बोलेंगे? टोटल शिफ्ट बाय एक फ्रिंज की चौड़ाई। टोटल शिफ्ट कितना था? डी इंटू म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू टी बाई डी। और फ्रिंज विड्थ क्या था? लैम्डा डी बाई डी। बड़ी आसानी से बच्चों हम कह देंगे कि टोटल शिफ्ट जो होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट जो होगा वो इतना हो जाएगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से बच्चे समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर भी थोड़े केसेस आते हैं, आप इसको जल्दी से नोट करो, मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा। अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। थोड़े ध्यान समझिएगा। अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिफरेंट करता हूं। कई बार आपके मन में आता है कि सर जी कुछ ऐसा केस लाओ कि स्लैब का पोजीशन चेंज कर दो। अभी करता हूं। कई बार बच्चों आपके साथ इस प्रकार से मैं धोखा दूंगा, थोड़े ध्यान सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आपको कभी दिक्कत ना हो, और दिक्कत तो होने भी नहीं दूंगा, दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं आप बस उसको अच्छे से 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना। बस एक सिंगल प्रॉब्लम अटक जाए तो मेरे को बताना, मेरे को आप बताना, कमेंट करना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर आपने कितना घटिया पढ़ाया कि मुझसे ये प्रॉब्लम अटक गया, मुझे इस किताब का क्वेश्चन अटक गया। मेरे बच्चे, उस दिन मेरे जिंदगी का सबसे दुर्भाग्य पल होगा जब आपसे प्रॉब्लम अटकना शुरू हो जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चे को डाउट्स राइज करे ही ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस बार का कहानी बहुत ही अच्छा कहानी मैंने सुनाया है आपको। ये सेंटर मैक्सिमा था एयर में, ये S1, ये S2। इस बार देखिएगा कहानी क्या है कि सोर्स को तो मैंने यही रखा था, एक स्लैब यहां रखा मैंने और एक स्लैब मैंने यहां रखा। ध्यान समझिएगा, एक स्लैब यहां है और एक स्लैब यहां है। तो माइंड में तो आएगा जरूर कि सर जी एक बात बता दो मुझे, ऐसे केस को कैसे डील करेंगे, क्योंकि इधर का कहानी कुछ है, इधर का कहानी कुछ है। अरे यार कुछ भी कहानी नहीं है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहानी सुनाया है आपको। अरे अंतर कहां है? मैं तो कोई अंतर देख ही नहीं पा रहा हूं। अरे भाई स्लैब इधर हो या इधर हो क्या फर्क पड़ता है, मीडियम तो सेम ही है ना, यहां भी एयर है यहां भी एयर है, क्या फर्क पड़ता है। तभी मैं आपको संतुष्टि के लिए बस एक बार समझा देता हूं, बस पार्ट डिफरेंस निकाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसका पार्ट डिफरेंस कैसे लिखोगे आप बच्चों? तो कहोगे SS2 प्लस म्यू, अच्छा थिकनेस दोनों का सेम कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े बच्चों। तो अब क्या बोलोगे? म्यू2 माइनस 1 इंटू टी और प्लस S2P पहले वेव का, माइनस क्या लिखोगे? SS1 माइनस क्या लिखोगे? SS1 प्लस म्यू1 माइनस 1 इंटू टी प्लस S1P। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए ना,
इधर है स्लैब या इधर है, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क पड़ता अगर मीडियम में डिफरेंट आ जाता, ये एयर ना हो के कुछ और होता, तो मैं अगले केस में उसको भी जिक्र कर दूंगा, चिंता ना करें। तो मैं लिखता हूं डेल्टा एक्स इज नाउ SS2 माइनस SS1 S2P माइनस S1P। और आप देखो ना, माइनस कॉमन ले लिया, μ1 माइनस μ2 इंटू टी, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो चुका है भाई। तो जरा समझने की कोशिश करें, डेल्टा एक्स क्या हो गया? S2P माइनस S1P माइनस μ1 माइनस μ2 इंटू टी। S2P माइनस S1P था YD माइनस μ1 माइनस μ2 इंटू टी। अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट था तो ये n लैम्डा था, और बड़ी आसानी से हम लोग वही वाला केस डिराइव कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना आपको, दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, दिक्कत तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, दिक्कत अब होगा जो बात मैं अब करने जा रहा हूं, अब इसको सुनना है, आपको ध्यान सुनना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। दिक्कत कहां है? दिक्कत इस सिचुएशन में है, सुनिएगा ध्यान से, काफी अच्छा केस है बच्चों। दिक्कत यहां आ रहा है कि मान लीजिए मेरे सामने में ऐसा सिचुएशन आ गया है, और बहुत ही अच्छा सिचुएशन लाके खड़ा कर रहा हूं मैं। ये तो सोर्स है, ये पहला स्लिट है, ये दूसरा स्लिट है। देखिएगा, खेल खेल रहा हूं मैं आपके साथ, बड़ा मजा आएगा खेल खेलने में। इधर तो मैं एक मीडियम डाल देता हूं। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम बच्चों, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है बच्चों, और मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। आज कहूंगा तू भी आ, अरे तू भी आ जा, अरे आ जाओ। मैंने इसका नाम दिया म्यू। क्या नाम दिया? म्याऊ। अब जरा समझिएगा ध्यान से, मैंने एक स्लैब को यहां रखा और मैंने एक स्लैब को यहां रख दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, थिकनेस टी। खेल तो है इस बार, बड़ा मजा आएगा इस खेल खेलने में, बहुत मजा आएगा। तो बच्चों, मैंने सोचा कि यार देखो, क्यों ना मैं ऐसे करूं, कुछ तो पहले ऐसे करूं। मैंने कहा था ना, अगला खेल में थोड़ा मजा आएगा। तो ये सेंट्रल पॉइंट था, और इतना डिस्टेंस पे कोई अनंत मैक्सिमा बन रहा था, मान लिया जाए। तो अब इस सिचुएशन में मैं थोड़ा तो आपको आसान किया हूं कि इसकी थिकनेस, दोनों का थिकनेस सेम दे दिया, ताकि आपको कोई दिक्कत ज्यादा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहां से ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकालना। तो बताइए, नया वाला पार्ट डिफरेंस क्या लिखेंगे? तो आपका जवाब होगा कि पहले इस वेव का म्यू टाइम्स SS2 प्लस, मैंने कहा था ना म्यू रिलेटिव लगाना होगा, तो लिखेंगे μ2 बाय म्यू माइनस 1 इंटू टी। बोलो बच्चों, बोलो। म्यू रिलेटिव लगाना है इसके लिए, तो यहाँ का मीडियम तो म्यू है, पहले एयर हुआ करता था, आज म्यू है, तो लिखेंगे μ2 बाय म्यू माइनस 1 इंटू टी। अच्छा, इसकी बात क्या करेंगे हम लोग? μ0 टाइम्स S2P। तो ये ऑप्टिकल पाथ ऑफ फर्स्ट वेव हो गया है। माइनस क्या लिखूं मैं? यहां देखिएगा, म्यू टाइम्स SS1 प्लस μ0 टाइम्स S1P प्लस μ1 बाय μ0। अंतर है, यहां का मीडियम अंतर है, μ0 हो गया। तो इसका म्यू रिलेटिव क्या लिखेंगे? μ1 बाय μ0 माइनस 1 इंटू टी। ये बहुत अच्छी बात है यार, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। भले बहुत ज्यादा टफ सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं तो कहता हूं बकवास क्वेश्चन है यार। बताओ तो क्या लिखोगे?
म्यू टाइम्स SS2 माइनस SS1 प्लस म्यू नॉट टाइम्स S2P माइनस S1P प्लस म्यू टू बाय म्यू T माइनस म्यू वन बाय म्यू नॉट T। अब देखो ना कितना आसान कर दिया मैंने आपको, कितना आसान कर दिया, सोचो ये तो गए हो। तो मैं क्या कहता हूं कि यार एक बार ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस तो आ जाए, मैं तो इसके पूरे खानदान निकाल के रख दूंगा। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना होगा डेल्टा एक्स डैश का वैल्यू, तो आपका जवाब होगा म्यू नॉट टाइम्स, इसका वैल्यू हमें पहले से पता है वाई डी बाई डी या डी साइन थीटा एक ही बात है। और मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो मैंने कहा कि म्यू वन बाय म्यू नॉट माइनस म्यू टू बाय म्यू इंटू टी। और अब आप खुद सोचो कि अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट होता तो जरूर मैं कहूंगा कि दिस इज प्लस माइनस एन लैम्डा। अब आप खुद देखो ना, मैं जरूर लिखूंगा म्यू नॉट टाइम्स वाई डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा प्लस म्यू वन बाय म्यू नॉट माइनस म्यू टू बाय म्यू इंटू में टी। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए, y का वैल्यू, तो y क्या लिखेंगे, वन बाय म्यू नॉट प्लस माइनस एन लैम्डा डी बाई डी प्लस, यहां बताइएगा म्यू वन बाय म्यू नॉट माइनस म्यू टू बाय म्यू इंटू टी डी बाई डी और अपॉन में म्यू नॉट पे हो जाएगा। तो जरा सोच के देखिएगा, इतने डिस्टेंस पे मैक्सिमा का एग्जिस्टेंस हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि ये बताइए ना मेरे को कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, पुट n बराबर 0। जैसे n बराबर 0 पुट करेंगे उड़ जाएगा। मतलब इतने डिस्टेंस पर सेंट्रल मैक्सिमा हुआ है। अगर इसका वैल्यू प्लस में आया तो मैं कहूंगा इससे इतने डिस्टेंस ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा हुआ है, या अगर इसका वैल्यू माइनस में आया तो मैं कहूंगा यहां से इतना डिस्टेंस नीचे सेंट्रल मैक्सिमा हुआ है। तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये बहुत ज़्यादा मैं टफ चीज़ें करवाया था, देखने में तो टफ सा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं खास, बहुत इजी वे में मैंने करवाया था, कोशिश किया था। और मेरे बच्चे आप इसी तरीके से एंजॉय करके आप पढ़ते रहिए। कोई भी परेशानी होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मुझे मैसेज करिए, मुझे पर्सनली मुझे मैसेज करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जब भी टेस्ट लेता हूँ तो आप लोगों का जो भी इम्प्रूवमेंट है वो शानदार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।